नमस्ते जी। 72वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा किया गया है। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम लुप्त जंतु शास्त्र इस विषय पर व्याख्यान कर रहे थे। लेखक महोदय आगे लिखते हैं 7वां बिंदु। संधि योनियों और मत्स्य पुराण के सर्पों का सहारा बेकार है। विकासवादी संधि योनियों की सिद्धि पर ही विकास की सिद्धि मान बैठे हैं, किंतु हम अनेक बार कह चुके हैं कि उस प्रकार के प्राणियों को संधि योनियां मानने का किसी को क्या अधिकार है। विचित्र गढ़न को मध्यस्थ कड़ी मिसिंग लिंक क्यों कहा जाता है और क्यों चमगादड़ को पशु और पक्षी के बीच का माना जाता है। पक्षी एकदम चमगादड़ होकर स्तनधारी हो गए या धीरे धीरे। यदि धीरे धीरे मानो तो इस प्रकार की आगे पीछे की हजारों कड़ियां दिखलानी पड़ेंगी। यह मानने से काम न चलेगा कि हजारों कड़ियां आगे पीछे दोनों ओर की नष्ट हो गई। भला पहली कड़ियां तो पिछली कड़ियों से निर्बल थीं, यानी अयोग्य थीं, इसलिए नष्ट हो गईं, परंतु पिछली क्यों नष्ट हो गई? वे तो विकसित होकर सुदृढ़ बनी थीं। वर्तमान चमगादड़ से उत्तर की कड़ियां सबल थीं, वे तो नष्ट हो गईं। केवल वर्तमान चमगादड़ ही अगली पिछली पीढ़ियों को पीछे हटाकर स्वयं बच गया। इसे कौन मानेगा? पुराणों में भी उड़ने वाले सर्प लिखे हैं और उड़ने वाले सर्पों की हड्डियां भी मिल गई हैं। इसलिए विकास और पुराण दोनों की जम गई। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। परंतु पुराणों में तो घोड़ों के उड़ने की भी बात लिखी है और पहाड़ों के उड़ने का भी वर्णन है। आहला खंड में लिखा है कि महोबे के उदन सिंह का घोड़ा बेंदुला भी उड़ता था। तो क्या यह सब सत्य है? जिस प्रकार ये सब बातें मिथ्या हैं, वैसे ही सांप के उड़ने की बातें भी हैं। कोई तो अब भी कहते हैं कि जब सांप के पर निकल आते हैं तब वह मलयागिरी में जाकर चंदन में लिपट जाता है और उड़ने के समय जो कोई उसकी छाया में पड़ जाता है उसे पक्षाघात हो जाता है। परंतु क्या यह बात सत्य है? नहीं। सत्य बात तो यह है कि वेदों में अश्व और सुपर्ण किरणों को कहते हैं। सुपर्ण पक्षी को भी कहते हैं, वह उड़ता भी है। इस अश्व और सुपर्ण की ऐक्यता के कारण पुराणों ने जब सुपर्ण को उड़ने वाला लिखा तो अश्वों को भी उड़ने वाला लिख दिया। इसी प्रकार वेदों में बादलों और पहाड़ों का एक ही नाम होने से और बादलों के उड़ने से पुराणों में पहाड़ भी उड़ने वाले लिख दिए गए हैं। अही भी बादल का ही नाम है, बादल उड़ता ही है, इसलिए अही यानी सांप को भी उड़ने वाला लिख दिया है। परंतु विकासवाद तो उड़ने वाले सर्पों, पक्षियों और बहुत से स्तनधारियों के बाद मनुष्य की उत्पत्ति मानता है। ऐसी दशा में आप प्रश्न होता है कि जब मनुष्य उड़ने वाले सर्पों के लाखों वर्ष बाद हुआ तो सर्पों को उड़ते हुए देखा किसने, जिसके आधार पर पुराण लिखे गए? सत्य बात तो यह है कि मध्यस्थ कड़ियों की कल्पना ही मिथ्या है। संधि योनियां विकास की मध्यम कड़ियां नहीं है। वे स्वयं एक स्वतंत्र जाति के प्राणी हैं जो कर्मफल भोग रहे हैं। यहाँ तक हमने इस लुप्त जंतु शास्त्र के एक एक आरोप की आलोचना करके देखा कि विकासवाद को सिद्ध करने वाली कोई बात प्राप्त नहीं होती। पिछले शास्त्रों के अनुसार यह शास्त्र भी केवल सादी रचना, क्लिष्ट रचना और मध्यम कड़ियों की ओर संकेत करके ही विकासवाद मान लेने के लिए दबाव डालता है, किंतु ये दोनों बातें निर्जीव, असत्य और केवल कल्पना के आधार पर अस्तित्व रखने वाली हैं। अतः प्रमाण कोटि में उनका समावेश नहीं हो सकता। इस शास्त्र द्वारा भी विकासवाद के लेखक कुछ सिद्ध नहीं कर सके।
विकासवाद पृष्ठ 108 पर वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि जब हम लुप्त जंतु शास्त्र के इतिहास प्रदर्शक पत्रों की ओर दृष्टि फेरते हैं तो प्रतीत होता है कि इस शास्त्र की अवस्था और भी अधिक शोचनीय है। लुप्त जंतु शास्त्र द्वारा प्राप्त होने वाले विकास संबंधी इतिहास के न केवल पृष्ठों के पृष्ठ परंतु अध्यायों के अध्याय लुप्त हैं। यही कारण है कि इस लुप्त जंतु शास्त्र के अन्वेषण अधिक भ्रम में डालने वाले हैं। गर्भ वृद्धि शास्त्र तथा लुप्त जंतु शास्त्र द्वारा विकास का जो संक्षिप्त इतिहास दिखता है उसमें अधिक सयौक्तिक तथा मान्य कौन सा है, इस पर यदि विवाद हो तो हमें कहना पड़ेगा कि गर्भ वृद्धि शास्त्र द्वारा मिलने वाला इतिहास अधिक बलवान है। यहाँ ग्रंथकार को स्वयं इस लुप्त जंतु शास्त्र के प्रमाणों में अधिक सयौक्तिक तथा मान्यता नहीं दिखती। अतः अब इस विषय में हमें भी कुछ नहीं कहना है। आगे गर्भशास्त्र को भी देखते हैं जिस पर ग्रंथकार को अधिक भरोसा है। शीर्षक है गर्भशास्त्र। विकासवाद में इस विषय का वर्णन पृष्ठ 81 से 99 तक है। उसी का सार यहाँ लिखकर आलोचना करेंगे। ग्रंथकार कहते हैं कि गर्भधारण से जन्म तक और जन्म से अवस्था की पूर्णता तक प्राणियों की शरीर रचना के जितने परिवर्तन हैं उन समस्त परिवर्तनों का इस शास्त्र द्वारा बोध होता है। प्राणी जिस प्रकार अमीबा, हाइड्रा, जोड़ वाला, मछली, मंडूक, सर्पणशील, पक्षी और स्तनधारी हुआ है, उसी प्रकार गर्भ में भी ये समस्त परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं। वही समस्त निरीक्षण इस शास्त्र द्वारा दिखलाए जाते हैं। सबसे प्रथम मंडूकों के इतिहास के विषय में विकास के प्रमाण उपस्थित करते हैं। पानी में पड़े हुए पत्तों या लकड़ी पर चिपटे हुए जो लसदार काले चिकने पिंड दिखलाई पड़ते हैं वही मंडूकों के अंडे हैं। 3-4 दिन में ये पिंड पूंछधार और चपटे सिर वाले हो जाते हैं। फिर इनके गले के पास मछलियों की भांति श्वास लेने के लिए गलफड़ बन जाते हैं। इतनी क्रिया अंडे में ही हो जाती है। इसके पश्चात अंडों को फोड़कर बच्चे पानी में तैरने लगते हैं। ये उस समय गलफड़ों से ही श्वास लेते हैं और पूंछ भी होती है। इस एक प्रकार से ये मछली जैसे ही होते हैं। शीत ऋतु के आते ही ये बंद जगहों में छिप जाते हैं और वर्षा के आरंभ होते ही फिर बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे पूंछ लुप्त हो जाती है, पैर फूट निकलते हैं, फेफड़े बनने लगते हैं और गलफड़ों से श्वास लेना बंद हो जाता है। अब वे पूरे मेंढक बन जाते हैं। यह इतिहास बतलाता है कि प्रत्येक प्राणी को अपनी उन्नति का, विकास का पूरा चक्र घूमना पड़ता है। अर्थात जिस जिस जाति में घूमता हुआ वह प्राणी जिस अंतिम जाति में पहुंचा है उस पहुंचने वाले की संतति को भी गर्भ से लेकर वृद्धि तक के समय में ही वह सारा चक्र घूमना पड़ता है। मुर्गी का इतिहास भी यही बतलाता है। मुर्गी का अंडा भी एक कोष्ठ से ही आरंभ होता है। इसके अंडे के भीतर ही मछलियों के से गलफड़ होते हैं। गलफड़ की ये दर्जें अंडे से बाहर आने पर भी गले के पास बनी रहती हैं। इससे भी यही अनुमान निकलता है कि पक्षी भी मछली और मंडूकों में होता हुआ ही पक्षी हुआ है। यद्यपि गर्भ के परिवर्तन बहुत संक्षिप्त होते हैं तो भी वे पूर्व पीढ़ियों का सब इतिहास दिखला देते हैं। शूकर, गौ, शशक और मनुष्य आदि स्तनधारियों के गर्भ सब एक ही प्रणाली के विकसित होते हैं। मानव गर्भ में पहले मछली, फिर मंडूक, फिर सर्प, फिर पक्षी के आकार का होकर तब स्तनधारियों की अवस्था में आता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मनुष्य का इन योनियों से संबंध है। चाहे लाखों वर्ष लग गए हों, परंतु मनुष्य की उत्पत्ति अमीबा से ही हुई है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे अधिक प्रकृति हमें और क्या प्रमाण दे सकती है। कीड़ों के प्रथम पिंड सब एक ही समान होते हैं।
उस दशा में यह नहीं पहचाना जाता कि यह आकार तितली, भौरा, ततैया अथवा कान खजूरे में से किसका है। तितली और रेशम के कीड़े जो अपनी वृद्धि में अनेक रूप दिखलाते हैं, वे भी प्राथमिक दशा में एक ही समान रहते हैं। इससे यही अनुमान होता है कि ये सब एक ही पूर्वज की संतान है और अपनी पीढ़ियों का पूरा चक्कर लगा रहे हैं। गर्भ के बढ़ने का क्रम यह है कि वह पहले एक कोष्ठ वाला होता है, फिर 1 के 2 हो जाते हैं, 2 के 4, 4 के 8 और 8 के 16 कोष्ठ हो जाते हैं। अर्थात कोष्ठ सदैव दुगने क्रम से बढ़ते हैं। इसी प्रकार अंडा भी दुगने क्रम से बढ़ता है। अमीबा 1 कोष्ठधारी और हाइड्रा 2 कोष्ठधारी है। अर्थात प्राणियों की वृद्धि भी दुगने क्रम से ही होती है। इस शास्त्र से भी यही सूचित होता है कि पहले प्राणी सरल रचना के और पश्चात क्लिष्ट रचना के होते हैं। यहाँ तक के सारांश से हम विकासवाद को पुष्ट करने वाली 2 ही बातें पाते हैं। इसका विश्लेषण आगे वाले श्रव्य कणिका में सुनिएगा। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।